चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्भुज और उसके प्रकार यानी क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स टाइप्स का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आपको इन आकृतियों में कोई समानता दिखाई दे रही है? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इन सभी आकृतियों में 4 भुजाएं हैं। पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी आकृतियों को चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स कहते हैं। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जिसमें हम चतुर्भुज की आकृतियां देख सकते हैं। जैसे इस पुस्तक का यह भाग, हम इसकी परिसीमाओं यानी बाउंड्रीज को देख सकते हैं जो चतुर्भुज के आकार की है। इसी प्रकार इस डिब्बे के प्रत्येक पृष्ठ की परिसीमाएं इत्यादि। दोस्तों, चतुर्भुज की 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं और इसमें सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड विकर्ण यानी डायगोनल्स कहलाते हैं और किसी भी चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की यह विशेषता हो कि उसकी सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं समांतर हों, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि OA OC के बराबर है और BO OD के बराबर है। चलिए अब हम कुछ विशेष समांतर चतुर्भुजों को देखते हैं। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि इस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो हम इसे क्या कहेंगे? वीडियो पॉज कर आप इसका उत्तर सोच सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज और अंग्रेजी में हम इसे रोम्बस कहते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों, आयत यानी रेक्टेंगल, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं, यानी इसकी दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हैं। यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो यह आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। आप इस प्रकार की आकृतियों से परिचित हैं। वीडियो पॉज कर आप इसका नाम सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वर्ग यानी स्क्वायर है। इसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। अब तक हमने जितने भी चतुर्भुजों को देखा उनकी दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। लेकिन यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? जवाब सोचने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम कहते हैं। जो भुजाएं समांतर नहीं है, यदि वह बराबर हो तो ऐसे समलंब चतुर्भुज को हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। दोस्तों, आपने पतंग जरूर देखी होगी। यह कुछ इस आकार की दिखाई देती है। इसकी भुजाएं समांतर नहीं होती। अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। ऐसे चतुर्भुजों को हम पतंग यानी काइट कहते हैं। इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करता है। दी गई आकृतियों में से चतुर्भुज और उसके प्रकार की पहचान कीजिए। दोस्तों, पहले चतुर्भुज को देखिए PQRS। इसमें इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, इसलिए PQRS यह एक समचतुर्भुज है। क्या हम इसे समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब दूसरी आकृति को देखिए। यह एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश दिया गया है। वीडियो पॉज कर आप यह सोच सकते हैं कि यह किस चतुर्भुज के गुणधर्म हैं। जी हाँ, यह एक आयत है। तीसरी आकृति में चतुर्भुज DEFG में सम्मुख भुजाओं की केवल एक ही जोड़ी समांतर है और दूसरी जोड़ी जो समांतर नहीं है DG और EF, यह दोनों बराबर हैं। इसलिए यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चौथी आकृति को देखिए। दोस्तों, इसे देखते ही आप बता सकते हैं कि इस चतुर्भुज को हम पतंग कहते हैं। इसकी आसन्न भुजाएं बराबर हैं। दोस्तों, 5वीं आकृति को देखिए। इसे देखते ही आप जान सकते हैं कि यह चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं हैं। इसे हम पंचभुज या बहुभुज भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, परंतु इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह समचतुर्भुज हो सकता है। दोस्तों, यह वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
यहाँ कोणों की कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इस कथन के अनुसार यह समचतुर्भुज और वर्ग दोनों हो सकता है। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। बताइए यह कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पतंग के अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी दोनों आसन्न भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कोई भी समचतुर्भुज पतंग भी हो सकता है। परंतु पतंग की अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए पतंग समचतुर्भुज नहीं होता, यानी दिया गया कथन असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा कथन देखते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। बताइए क्या यह कथन सत्य है? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार इसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, और समलंब चतुर्भुज होने के लिए भुजाओं का एक युग्म समांतर होना आवश्यक है, यानी हमें केवल एक ही शर्त ध्यान रखनी है कि भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, यानी दिया गया कथन सत्य है। तीसरे कथन को देखिए। दिया गया है कि एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। बताइए दिया गया कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों, ध्यान दीजिए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है। आयत के भी प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, परंतु इसकी केवल सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो निश्चित ही इसकी सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए हम एक वर्ग को आयत कह सकते हैं। समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वर्ग के सभी कोण 90 अंश होते हैं, तो निश्चित ही उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, इसलिए वर्ग को समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। एक वर्ग में आयत और समचतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। दोस्तों, हम त्रिभुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का अध्ययन कर चुके हैं। हमें पता है कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा? चलिए इसे जानने के लिए एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं। एक पेपर पर समान आधार लेकर 2 त्रिभुजों की रचना करते हैं, कुछ इस प्रकार। चलिए पहले त्रिभुज को PQR नाम देते हैं और दूसरे त्रिभुज को QRS। हमें पता है कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आधार QR से जोड़ते हैं, तो मिली हुई इस आकृति के कोणों का योग 360 अंश होगा, और यह आकृति एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल है। त्रिभुज की तुलना में चतुर्भुज में एक अतिरिक्त कोण है, लेकिन चतुर्भुज के कोणों के योग का माप त्रिभुज के कोणों के योग का 2 गुना है। इसे ही हम चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। इस गुण का परीक्षण हमने एक क्रियाकलाप द्वारा किया। चलिए अब इसे गणितीय रूप से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश है। अब इस चतुर्भुज का एक विकर्ण यानी डायगोनल खींचकर इस प्रकार इसे 2 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। आप AC अथवा BD दोनों में से किसी भी एक विकर्ण की रचना कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज BCD और त्रिभुज DAB। त्रिभुज BCD में कोण CBD धन कोण C धन कोण CDB बराबर 180 अंश है त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार। उसी प्रकार त्रिभुज DAB में कोण ADB धन कोण A धन कोण ABD बराबर 180 अंश है त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें मिलेगा, अब यहाँ पर कोण CBD और कोण ABD जोड़ने पर मिलेगा कोण B। उसी तरह कोण CDB और कोण ADB जोड़ने पर मिलेगा कोण D। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B धन कोण C धन कोण D धन कोण A बराबर 360 अंश, अथवा कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। और इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है।
चतुर्भुज PQRS में कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S एक संबंधे 2, संबंधे 3, संबंधे 4 के अनुपात में है। इसके सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं कि कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S का माप क्रमशः x, 2x, 3x और 4x है और हमें पता है कि चतुर्भुज के कोणों के योग का माप 360 अंश होता है। यानी कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360 अंश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x धन 2x धन 3x धन 4x बराबर 360 अंश। बाईं ओर का योग होगा 10x। इसे हल करने पर मिलेगा x बराबर 36। हमें x का माप यानी कोण P का माप मिल गया है। इसकी सहायता से हम बाकी कोणों का माप निकाल सकते हैं। बाकी कोणों के माप कुछ इस प्रकार होंगे। कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S के माप क्रमशः 36, 72, 108 और 144 अंश हैं। आप इन सभी कोणों को जोड़कर देख सकते हैं कि इनका योग 360 अंश होगा। इस सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। आकृति को देखकर कोण Y का माप ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर हमें चतुर्भुज के 2 आंतरिक और एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है और हमें बचे हुए एक कोण का माप ज्ञात करना है। यहाँ हम सबसे पहले कोण W का माप ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि जब कोण एक पूर्ण वृत्त बनाता है तो उसका माप 360 अंश होता है। इसलिए बाह्य कोण XWZ और आंतरिक कोण XWZ के मापों का योग 360 अंश होगा। हमें बाह्य कोण XWZ का माप 290 अंश दिया हुआ है। इसका उपयोग कर हम आंतरिक कोण XWZ का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें आंतरिक कोण XWZ का माप 70 अंश मिला। अब हमारे पास चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण का माप उपलब्ध है। हम चौथे कोण का माप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार। हमें कोण Y का माप 60 अंश मिला। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण दर्शाने या सिद्ध करने के लिए उसे 2 त्रिभुजों में विभाजित किया था। उसी अवधारणा की सहायता से एक षटकोण यानी हेक्सागोन का कोण योग गुण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? आप वीडियो पॉज करके इस पर प्रकाश डालें। यहाँ सबसे पहला कार्य होगा कि किसी भी एक शीर्ष बिंदु से दूसरे गैर आसन्न यानी नॉन एडजेसेंट शीर्ष बिंदु तक रेखा खींचकर त्रिभुज का निर्माण करना होगा। कुछ इस प्रकार कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें और फिर देखें कि हमें कितने त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं और फिर प्राप्त हुए त्रिभुजों की संख्या में 180 अंश से गुणा करें। प्राप्त हुआ गुणनफल षटकोण के सभी कोणों का योग होगा। आप देख सकते हैं हमें 4 त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, यानी षटकोण के सभी कोणों का योग होगा 4 गुणे 180 बराबर 720 अंश। इस प्रकार का एक और दिलचस्प प्रश्न देखते हैं। कितने अधिक से अधिक न्यून कोणों यानी एक्यूट एंगल्स से मिलकर एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि क्या दी गई तीनों स्थितियों में चतुर्भुज की रचना संभव है। पहला विकल्प लेते हैं और चारों कोणों का ऐसा समूह लेते हैं जिसमें केवल एक ही न्यून कोण है, जैसे कि यह। हम देख सकते हैं कि यहाँ चतुर्भुज की रचना संभव है। ऐसे ही हम बचे हुए दोनों विकल्पों के लिए भी कोणों का समूह इस प्रकार बना लेते हैं, जहाँ क्रमशः 2 और 3 न्यून कोण हैं। तब भी आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज की रचना संभव है। प्रश्न के अनुसार अधिक से अधिक न्यून कोणों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा 3।